रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 49। मेरा ख्याल है मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम सोच लो। सोच लिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तय, मेरी तरफ से तय, तुम बताओ। मेरी तरफ से भी तय समझो। वैसे मैं तुम्हें अपने साथियों से मशवरा करने के बाद जवाब दूंगी। ओके मिस नायरा, अब मुझे इजाज़त दो। वो उठते हुए बोली। बाई, मैंने कहा और वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैं उसके बारे में सोचने लगा। हिल लैंड और मैं इसमें नुमाया फ़र्क था। अब इंसानियत के सारे दर्दमंद अफ्रीका में तो नहीं आ गए। हिल लैंड की दूसरी बात थी, वो अपने कौल में साफ था, जबकि नायरा वेलकम की बदनिश्ती साफ झलक रही थी। उसने तो नवाब फिरोजुद्दीन और उसके गिरोह को कत्ल कर दिया था। अगर मैं उनकी मदद ना करता तो हिल लैंड उस इलाके के जानवरों को भी मारने का रवादार नहीं था। चुनाचा ये बात हलक से नहीं उतरती। नायरा और उसके साथी किसी खसूसी प्रोग्राम के तहत यहाँ आए थे। चुनाचा उनसे चालाकी करने की ज़रूरत थी और मैं अपनी और उसकी गुफ्तगू से बहरहाल मुतमिन था। मेरी अनोखी ताकत ने उसे मुझसे गुफ्तगू करने पर आमादा किया था। इसके अलावा जंगल मेरे दायरे में आ गए थे। ज़ाहिर है कि अब वो वैशी को जंग करके क्या कर सकती थी, इसलिए उसने मुझसे ताआवन ज़रूरी समझा। नायरा के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कर्नल डिक्सन और नवाब फिरोजुद्दीन से भी इस बारे में मशवरा करूं। बहरहाल ये बुज़ुर्ग थे, मेरे साथी थे और मुझे बेहतर मशवरा दे सकते थे। इसके अलावा नवाब फिरोजुद्दीन से मुलाकात भी मकसूद थी। बाहर निकला तो 8 आदमियों को मुस्तैद पाया। उन्होंने मेरे सामने सर झुका दिया। सुमात्रा कहाँ है, मैंने पूछा। सामने वाली झोंपड़ी में। मैं उसे बुलाऊं क्या, एक वैशी ने कहा, और उन लोगों की ज़बान मेरे काफ़ी काम आई थी। मैंने सर हिला दिया और वैशी झोंपड़े की तरफ दौड़ गया और चंद मिनट के बाद सुमात्रा मेरे सामने मौजूद था। सारे काम ठीक है सुमात्रा? हाँ सरदार। मेरे साथी टोबो कहाँ है? मेरे झोंपड़े में। उसे बुलाओ, हम अपने साथियों से मिलेंगे। जो हुक्म सरदार, सुमात्रा ने कहा और थोड़ी देर के बाद टोबो मेरे करीब था। फिर हम उस तरफ चल पड़े जिधर दूसरे लोग मौजूद थे। मैंने अपने हुक्म की पूरी तामील देखी। उन लोगों को एक ऐसी जगह रखा गया था जहां झोंपड़े एक लाइन से बने हुए थे। वैशियों ने रज़ाकाराना तौर पर उन्हें खाली कर दिया था। मैंने कर्नल डिक्सन को आवाज़ दी और मेरी आवाज़ सुनकर तकरीबन सारे लोग झोंपड़े से निकल पड़े। कर्नल डिक्सन और नवाब फिरोजुद्दीन भी निकल आए थे। कर्नल मेरे पास पहुंच गया। मैंने उन्हें देखा। नवाब फिरोजुद्दीन झुक कर खड़े हो गए थे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कर्नल डिक्सन को नज़रअंदाज करके उनके पास पहुंच गया और मैंने नवाब साहब को सलाम किया। नवाब साहब ने मेरे सलाम का जवाब दिया था और उनकी निगाहें झुकी हुई थी। कैसे हैं नवाब साहब, मैंने पूछा। ठीक हूं, उन्होंने जवाब दिया। मुझे आपसे और कर्नल डिक्सन से ज़रूरी काम है। क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे हैं? हाँ ज़रूर, नवाब साहब ने मुस्तैदी से कहा और वो मेरे इस अंदाज से एकदम संभल गए थे। तब हमें कहीं बैठना चाहिए, मैंने कहा। मेरे झोंपड़े में आ जाओ, कुशादा जगह है। नवाब साहब ने कहा, चलिए आइए कर्नल। मैंने कर्नल डिक्सन से कहा और कर्नल डिक्सन फराख दिली से तैयार हो गया और दूसरे लोग मुंतज़िर खड़े थे। मैं आगे बढ़ा तो कर्नल डिक्सन ने कहा, सरफराज, इन सब से नहीं मिलोगे, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। ज़रूर कर्नल, क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है, मैंने कहा और नवाब साहब के गिरोह के लोग शर्मिंदा से मेरे पास आ गए। मैंने खुलूसे दिल से उन सब से मुसाफा किया। सब की ज़ुबानें गंग थी और कौसर भी खड़ी हुई थी।
मेरी निगाह उस पर पड़ी तो एकदम वापस मुड़ गई। वो आगे बढ़ गई थी। दूसरे लोग उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे, ना ही मैं किसी ने तवज्जो दी, और मैंने दिल में सोचा कि वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। फिर नवाब साहब और मैं कर्नल डिक्सन के साथ झोंपड़े में आ गए। नवाब साहब की तो कैफियत ही बदल गई थी, बड़े ही मायूब से नज़र आ रहे थे। बहरहाल हम लोग बैठ गए। सूरत हाल कुछ अजीब सी है नवाब साहब, मैंने तब बगैर किसी तहमीद के कहा। ये औरत जिसे हम मलका नीतिका के नाम से जानते हैं बेहद ख़तरनाक है। हमें एहसास है, नवाब साहब बोले। उसका नाम नायरा है। अपने मुल्क के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। कर्नल ने कहा। वो यहाँ तन्हा भी नहीं है, नहीं कहा जा सकता। उसके कितने आदमी यहाँ हैं, सही अंदाज़ा इन जंगलियों को भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है नहीं। अच्छा, तुम्हारी उससे बात हुई? कर्नल ने पूछा। हाँ, तफसीली। क्या कहती है? बज़ाहिर उसने कहा है कि वो अपने माहौल से तंग आकर यहाँ आई है। वो कहती है कि यहाँ वो एक खूबसूरत शहर आबाद करेगी और वैश्यों को महज़्ज़ब बनाएगी। ओह, बहुत खूब, कर्नल डिक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। कि आपके ख्याल में उसने दुरुस्त कहा है नवाब साहब। मैं क्या कह सकता हूँ? उसकी फितरत में फ़कीरी नहीं है। उसने फ़ौरन आप लोगों के ख़िलाफ़ इंतज़ामी कार्रवाई की, और मुझे यकीन है कि हमारे साथ भी अच्छा सलूक ना होता। हाँ, ये तो है। इससे ज़ाहिर होता है कि बहरहाल उसके दिल में इंसानियत का इतना दर्द नहीं है। बेशक, लेकिन सरफराज, अब तो वो बेबस हो चुकी है। वो कैसे कर्नल? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अब तो वो इन वैश्यों ने तुम्हें सरदार बना लिया है। ओह कर्नल, आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने इससे का सरदार बनने के लिए यहाँ तक सफ़र किया है? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या वो इन वैश्यों में इतनी ही बेबस होगी कि उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके? क्या मतलब? मतलब ये कि सफ़ेद हाथी का शिकार उनकी मजहबी रस्म है। सफ़ेद हाथी उसके हाथों में बेबस था। वो चाहती तो खुद भी उसे हलाक कर सकती थी। हाँ, ये भी ठीक है। वैशी मुझसे मुतासर हो गए थे। ठीक है, इन सब को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन नायरा वेलकम ने इस बस्ती में कदम रखा होगा तो ये सोच कर ही रखा होगा कि यहाँ उसकी मुखालफत भी हो सकती है। तुम्हारा मतलब है कि ये वैसी उसके खिलाफ भी हो सकते हैं? हाँ, यकीनन उसने सोचा होगा। ऐसी शक्ल में क्या उसने उनके लिए बंदोबस्त ना किया होगा? मगर किस किस्म का बंदोबस्त? सीधी सी बात है डिक्सन, सरफराज यहाँ का कहना है कि वो नहती ना होगी और उसके पास ज़रूर ऐसे हथियार होंगे जिनसे ये वैशी काबू में किए जा सके। हाँ, ये तो ज़ाहिर है, डिक्सन ने कहा। मैं यही कहना चाहता था कर्नल, मैंने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में वो सबको ख़त्म ना कर सकेगी। कर्नल डिक्सन ने कहा। उनमें से आधे तो मार देगी। हाँ, ज़ाहिर है। हम उन लोगों की जान से क्यों खेलें? मैंने कहा। हम क्या कर सकते हैं? कर्नल डिक्सन बोला। यही तो बात है कर्नल। लेकिन क्या? वैश्यों के तावन से हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन नायरा को नज़रअंदाज करना हमाकत है। उसके अलावा सरफराज, इस बात पर यकीन भी तो नहीं किया जा सकता। नवाब फिरोजुद्दीन बोले। कौन सी बात? यही कि वह सिर्फ उन्हें आबाद करने आई है। कतई नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है कि वो कई साइंसी तजर्बा कर रही हो। यकीनन, तब वो साइंसी हथियारों से लेस भी हो सकती है। मेरे जहन में यही ख्याल है, मैंने जवाब दिया, और कर्नल डिक्सन और नवाब फिरोजुद्दीन सोच में डूब गए। फिर नवाब साहब चौंक कर बोले। तुमने उससे गुफ्तगू की? हाँ। उससे कोई नतीजा भी अखज़ किया होगा? हाँ नवाब साहब। क्या? मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। खुद वो क्या कहती है? मैंने उससे दूसरे अंदाज से बात की है। मैंने उससे कहा है कि मुझे उन वैश्यों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो अपने ग्रोह के साथ यहाँ हीरो की तलाश में आया था। और फिर कर्नल डिक्सन के लहजे की दिलचस्पी छुपी ना रह सकी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ तावन के लिए तैयार है। वो हीरे हासिल करने में मेरी मदद करेगी। मैंने उससे आमादगी की ही है। बहुत खूब। उसने कहा है कि वो बहुत जल्द अपने आदमियों से मशवरा करके मुझे जवाब देगी। नवाब फिरोजुद्दीन ने गहरी सांस ली। फिर सब ठीक हो गया, इसमें कबाहत क्या है? कर्नल डिक्सन जल्दी से बोला, और मैं खामोश हुआ। नवाब साहब की शक्ल देखने लगा तो नवाब साहब भी कर्नल डिक्सन के जवाब पे मेरी तरफ देखा था, और एक बार फिर उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। मुझसे जवाब दिलवाना चाहते हो सरफराज? उन्होंने झुकी झुकी निगाहों से कहा। हाँ नवाब साहब। तो कर्नल डिक्सन, मेरे ख्याल में सरफराज के लिए ये मुमकिन नहीं है। क्यों? कर्नल डिक्सन हैरत से बोला। इन वैश्यों को इनके लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ना जाने उनके इरादे क्या हैं।
कुछ भी हो हमें उससे क्या, और फिर उस चाहत में हथियारों से लैस लोगों का बिगाड़ भी किया जा सकता है। बेहतर यही है कि उनसे ताआवुन से फ़ायदा उठाया जाए। सरफराज के लिए ये मुमकिन नहीं है, डिक्सन, नवाब साहब ने कहा। क्यों, आखिर क्यों? मेरा ख्याल है वो इंसानों को हीरों पर फौकियत देता है। क्या कह रहे हो फेरोज़? उलझनों में पड़ने से क्या फ़ायदा? कर्नल डिक्सन ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ। ओहो, तुम अचानक सरफराज शनास कब से हो गए? कर्नल डिक्सन तजिया अंदाज में बोला और फिरोजुद्दीन तरमला कर रह गए। दर हकीकत उनसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। सरफराज, वो सरफराज शनास हैं कर्नल डिक्सन, उनका ख्याल दुरुस्त है, मैंने कहा। वो दूसरी बात है, लेकिन बराह करम कर्नल डिक्सन, आप जानते हैं कि मैं नवाब फिरोजुद्दीन का एक अदना मुलाजम हूँ। मैं अपने मालिक के लिए कोई ऐसा लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर अगर उनके और मेरे दरमियान वो कोई मामला है तो उसका तल्लुक हमारी ज़ात से है। ओहो, कर्नल डिक्सन ने गर्दन हिलाई। तुम्हारे अंदर नुमाया तब्दीली हुई है सरफराज। क्या मतलब? मैंने किसी कदर खुश के लहजे में कहा। सॉरी, मेरा ख्याल है कि मैं गलती पर हूँ, कर्नल डिक्सन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और फिर उसका लहजा किसी कदर उदास हो गया। बहरहाल आप एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं। करीब आप भी हैं कर्नल, लेकिन बस सोचने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं अब किसी मामले में दखल नहीं दूंगा सरफराज। बहरहाल तुमने हम पर भी एहसान किए हैं, कर्नल डिक्सन ने कहा, और नवाब फिरोजुद्दीन ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। फिर अब क्या प्रोग्राम है कर्नल? मैंने पूछा। खुद तुम्हारा क्या इरादा है? कर्नल डिक्सन ने पूछा। मैं भी अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सका हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल मैं इसे तावन किया जाए और उसके साथ साथ उसकी कुव्वत का अंदाज़ा भी लगाया जाए। वो क्या हैसियत रखती है? मुनासिब ख्याल है। अगर हम उस पर काबू पा सके तब उसे पेशकश करेंगे कि वो ये इलाका छोड़ दे, और अगर वो तैयार ना हुई तो फिर देखा जाएगा, नवाब साहब ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि उसका असल मकसद तो मालूम करना होगा नवाब साहब, मैंने कहा। हाँ, ये तो है। चुनाचा उस वक़्त तक हम किसी तबसरे से ग्रेज करेंगे, और अगर दर हकीकत उसने जो कुछ कहा है उसका मकसद यही है और ये बात साबित हो गई तो फिर कर्नल डिक्सन की आंखें फिर छपकने लगीं। फिर हमें उससे कोई बुग़्ज़ ना होगा, मैंने कहा, और हम उसकी बात मान लेंगे, यकीनन। ओके, कर्नल डिक्सन मुतमिन अंदाज में बोला, लेकिन मेरी आंखों में तशवीश की लहरें दौड़ने लगी थी। कर्नल डिक्सन फिर बच्चा बन गया था। हीरों के करीब पहुंचकर उसकी अकल फिर सलब होती जा रही थी। वो कुछ अरसा कबल के बेहनक वाक़यात भूल चुका था, इसलिए मेरा बाइसे तशवीश हो गया था। वो हमाकत में कोई ऐसा कदम भी उठा सकता था जो हम सब के लिए नुकसानदा होता। और इस वक्त नवाब साहब को भी उसके लहजे में छुपी दिलचस्पी का एहसास हो गया था, लेकिन वो खामोश रहे। अच्छा भाई, अब मुझे इजाज़त, बिल आखिर कर्नल डिक्सन ने कहा। ओके कर्नल, मैंने जवाब दिया, और फिर खुद भी उठते हुए नवाब साहब से इजाज़त मांगी। नवाब साहब के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए थे। ओह सरफराज, अगर मुनासिब समझो तो चंद मिनट मुझे दो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे झिझकते हुए कहा। अभी चंद मिनट में हाजिर हुआ, मैंने कहा। हाँ, ज़रूर। नवाब साहब जल्दी से बोले। कर्नल डिक्सन तेज़ी से अपने खेमे की तरफ चला जा रहा था। मैंने टोबो की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। दो एक से मालूम करने के बाद टोबो मिल ही गया, और मैं उसे एक तरफ तन्हाई में ले गया। जो कुछ कर रहा हूँ टोबो, तुम्हें उससे इख्तलाफ तो नहीं? मैंने पूछा। कौन सी बात से इख्तलाफ मास्टर? टोबो ने बदस्तूर चहकते हुए लहजे में कहा। नीतिका की तफरीहा से। तुम यहाँ के सरदार बन गए, मुझे इख्तलाफ होगा बात, मैं जानता हूँ नहीं, लेकिन कुछ दूसरे मसाइल भी हैं टोबो से कहो, अपने गुलाम से कहो। इस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? औरत हमेशा से नाकाबिल एतबार है और हमेशा नाकाबिल एतबार रहेगी, ख्वाह कोई भी हो। मेरी मुराद मलका नीतिका से है। वो भी औरत है और शायद ख़तरनाक भी। हर औरत मर्द के लिए ख़तरनाक होती है। अब ये फ़िलासफ़र के बच्चे संजीदगी से नहीं सुनेगा, मैं झल्ला कर बोला, और टोबो जल्दी से संभल गया और मुअद्दब होकर बोला। संजीदा, बिल्कुल संजीदा बात, हुक्म। मेरा ख्याल है वो इन पहाड़ों में कोई ख़तरनाक खेल खेल रही है। मुमकिन है बात। मेरी उससे गुफ्तगू हुई थी, वो कुछ और कह रही थी, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया। ये तुम्हारी खूबी है बास, औरत पर यकीन नहीं करते, इसलिए मर्द हो, फिर
फिर टेढ़ी से उतरा और मैंने आंखें निकाली। ओह सॉरी, बात सच्ची बातें हैं खुद ब खुद ज़ुबान से फिसल पड़ती हैं। अब ना फिसलें, नहीं फिसलेंगी। तब मैंने टोबो को मुख्तसरन अपनी और नायरा की गुफ्तगू के बारे में बताया और फिर कर्नल डिक्सन और नवाब साहब से मशवरे के बारे में भी तफसील बताई। फिर कर्नल डिक्सन का रवैया बताया। खूब, टोबो दिलचस्पी से बोला। मुझे डिक्सन पर शुबा हो गया है टोबो। सफ़ेद चमड़ी के नीचे मकारी के सिवा कुछ नहीं होता बास। उसकी वजह से काम खराब ना हो जाए टोबो, 100% अमकान है। चुनाचा समात्रा को इस बात पर तैयार कर लो, कर्नल डिक्सन पहाड़ों की तरफ ना जाए। तुम इस बात की निगरानी करोगे। उस वक़्त वो अपने खेमे की तरफ गया है। उसकी ऐसी के तैसी बात, मैंने इसीलिए तुम्हें तकलीफ़ दी है। बिल्कुल ठीक, लेकिन समात्रा से कह दूं कि यह सरदार का हुक्म है। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं। ओके, तब मुझे इजाज़त दो। ज़ाहिर है कि वो जल्दी करेगा। इजाज़त, मैंने मुस्कुराकर कहा और टोबो भी मुस्कुराता हुआ चला गया। यहाँ टोबो की सलाहियतों पर मुझे एतबार था और अब कर्नल डिक्सन को संभाल लेगा। चुनाचा मैं वापस नवाब फिरोजुद्दीन की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद उनके झोंपड़े के पास पहुँच गया। नवाब साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखकर वो उठ खड़े हुए और उनके अंदाज में फिर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। दफतन वो आगे बढ़े और फिर उन्होंने बैठकर मेरे पाँव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो सरफराज, मुझे। अरे नवाब साहब, मैं जल्दी से पीछे हट गया और मैंने उन्हें उठा लिया। जी आप क्या कर रहे हैं नवाब साहब? मेरे दिल में आग सुलग रही है सरफराज। गलती, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। बुजुर्ग बच्चों को इस तरह शर्मिंदा नहीं करते नवाब साहब, मैंने कहा। नहीं सरफराज, तो बस तुम मुझे माफ़ कर दो। वो बच्चों की तरह ज़िद करने लगे। मेरी दरख्वास्त है नवाब साहब, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। आपको एहसास हो गया? हाँ, मैं तुम्हारे सामने गर्दन नहीं उठा सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी हुई थी, वो दूर हो गई। मैं आपका बच्चा हूँ, आपने मुझे गले लगा लिया। बस बुज़ुर्गों और बच्चों के दरमियान इतना ही मसला होता है। मेरे बच्चे, मेरे अजीम बेटे, नवाब साहब ने मुझे गले लगा लिया। आपको खुदा की कसम, आप अपने और मेरे इख्तलाफ को ज़हन से खुर्च दें और उसके बाद इस मसले पर कुछ और ना कहें। बस। तो अजीम है सरफराज, बस और क्या कहूँ? नवाब साहब ठंडी सांस लेकर बोले। बस छोड़िए नवाब साहब, फजूल बातें हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ये फजूल बातें हैं। बराह करम, बस अगर आप मुझे अच्छा इंसान समझते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। सरफराज, अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं अपने ज़मीर की अदालत में हमेशा जंजीरों में जकड़ा खड़ा रहता। बहरहाल तुम्हारे एहसानात से मेरी गर्दन हमेशा झुकी रहेगी। अब मैं मज़ीद कुछ ना कहूँगा। शुक्रिया नवाब साहब, मैंने कहा और कुछ देर खामोशी रही। फिर मैंने पूछा, मौजूदा हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुम अभी कहाँ गए थे? आपके ख्याल में कहाँ गया होऊंगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम ज़ारक इंसान हो, तुम ही मुझे बता दो। कर्नल डिक्सन आपका दोस्त है, बुरा आदमी नहीं है, लेकिन एक बात पूछने की इजाज़त दें। हाँ पूछो। आपका उससे इख्तलाफ हो गया था? हाँ। अब क्या पोजीशन है? उसने मुझसे माफ़ी मांग ली है। आपने साहब माफ़ कर दिया? हाँ सरफराज। जिन हालात के हम शिकार हैं उन्हें मद्देनगाह रखते हुए इस किस्म के इख्तलाफात कोई हैसियत नहीं रखते। ठीक है, उस शख्स की फितरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? बुरा नहीं है, लेकिन हीरों की चमक है। मेरा भी यही ख्याल है साहब। मुझे शुबा हो गया था कि वो यकीनी तौर पर अब नायरा से मिलने की कोशिश करेगा। मुमकिन है कि वो उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करे और इस तरह वहाँ से सुरखरू हो जाए। आप समझ रहे होंगे। वो चालाकी से हमारे ऊपर काबू पा सकते हैं। फिर यहाँ से वापस जाने वालों में सिर्फ कर्नल डिक्सन और उसके साथी होंगे। कह चुका हूँ कि तुम ज़ारक इंसान हो। नवाब साहब मुस्कुराकर बोले। आपका क्या ख्याल था? 100% यही। खूब, बहरहाल अब वो कहीं नहीं जा सकेगा, मुझे यकीन है। मैंने उनके लिए बंदोबस्त कर दिया है। उसकी चालाक फितरत को मद्देनगाह रखा है। नवाब साहब ने पूछा। वो अपने काम में सबसे ज़्यादा चालाक है। यकीनन मैं इस फ़ाम को भी सराहता हूँ। उसने बहरहाल सही इंतखाब किया है। नवाब साहब ठंडी सांस लेकर बोले। फिर काफ़ी देर तक मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा और फिर उनसे इजाज़त तलब करके उठ गया। बाहर आकर मैंने चंद काम किए। टोबो ने समात्रा को उसकी ड्यूटी बता दी थी। चुनाचा मुझे इतला मिली कि कर्नल डिक्सन के झोंपड़े की निगरानी हो रही है और रात दिन जारी रहेगी। खुद टोबो उस निगरानी का इंचार्ज था। मलका नीतिका कहाँ है? मैंने समात्रा से पूछा। वो पहाड़ों में वापस चली गई।
अच्छा सुमात्रा, अब तुम इन पहाड़ों की भी निगरानी शुरू कर दो। सरदार का हुक्म सर आंखों पर। पहाड़ों पर निगाह रखी जाए और हाँ, होने वाली हर कोशिश, हर तहरीक की इतला मुझे मिलनी चाहिए। जो सरदार का हुक्म। सुमात्रा ने गर्दन हिला दी। वो पहाड़ों में वापस चला गया। मैं वापस अपने झोंपड़े में आ गया। रात हो गई थी। रात के खाने के बाद हम आराम करने के लिए लेट गए। बेशुमार ख्यालात जहन में गर्दिश करने लगे थे। दर हकीकत मुझे नीतिका के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो अपने काम से आया था और उसे पूरा करना चाहता था, लेकिन इंसानी मामलात में भी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। मैं वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन मैं उन लोगों को आंखों देखी मुसीबत में झोंक कर नहीं जा सकता था, वरना कर्नल की तरह मैं भी सोच सकता था। कर्नल डिक्सन की सोच गैर इंसानी नहीं थी, बस थोड़ी सी तब्दीली थी। ख्यालात का हजूम था। एक जंगली अंदर दाखिल हो गया। ये मेरे झोंपड़े के मुहावजों में से एक था। उसने नेज़ा झुकाकर मुझे सलाम किया। क्या बात है? मैंने उसकी ज़ुबान में पूछा। एक लड़की आई है सरदार। कौन है? तुम्हारे साथियों में से एक। बुलाओ, अंदर भेज दो, मैंने कहा और जंगली बाहर चला गया। दरवाजे से कौसर अंदर दाखिल हुई। मैं चौंक पड़ा। अरे कौसर! कौसर खामोश मेरे पास आ खड़ी हुई। आओ कौसर, बैठो, मैंने उसे नरमी से कहा और वह बैठ गई। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। कैसी हो? मैंने पूछा और वो रो पड़ी। उसकी सिसकियां गूंजने लगी। मैं उसके करीब पहुंचकर मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। खामोश हो जाओ कौसर, खामोश हो जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारे रोने से मुझे दिली दुख हो रहा है। तुम्हें मेरी कसम कौसर, खामोश हो जाओ। वो सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, फिर वो खामोश हो गई। मैं बदस्तूर उसके सर पर हाथ फेर रहा था। सरफराज साहब, उसने चंद मिनट के बाद अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा। हाँ, क्या बात है कौसर? मैं आपसे माफ़ी मांगने का हक तो नहीं रखती, लेकिन आपकी दरिया दिली से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहती हूँ। हम नीच लोग हैं सरफराज साहब। बेशक हम आपके ज़रफ़ के सामने गंदी नाली के कीड़े हैं। आप बराह करम अपनी फितरी अज़मत से काम लेकर मुझे माफ़ कर दें। ओह कौसर, कौसर, मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई गिला बाकी नहीं है। तुम कम ज़रफ़ यूँ नहीं हो कि अगर तुमने मेरे लिए कुछ बुरा किया है तो तुम्हें उसका एहसास है। मेरे लिए वही काफ़ी है। उसके बावजूद अगर तुम इसी तरह पुरसकून हो सकती हो तो खुदा की कसम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कौसर, ये मत समझ लेना कि मैं बिल्कुल ही बेनियाज इंसान हूँ। मैं इस फ़राख दिली का बदल तुमसे ज़रूर तलब करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, कौसर ने कहा। शुक्रिया, मांगिए, क्या मांगते हो? वक़्त पर तलब करूँगा, बस ये हक मेरे पास रहने दो। मुनासिब। वैसे तुम्हें सारी तफसीलात मालूम हो चुकी होंगी। किस बारे में? मेरे बारे में। प्लीज़ इनका जिक्र ना करें। चलो, वायदा आइंदा ना होगा, मैंने कहा और कौसर ने डुबडुबाती आंखों से मुझे देखा। सरफराज साहब, आपसे एक बात कह दूं, बस थोड़ी सी इजाज़त मुझे दे दें। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक बात की इजाज़त नहीं, जो कुछ दिल में है मुकम्मल कर दो, वरना मैं कुछ नहीं सुनूंगा। एतराफ़ करना चाहती हूँ। किस बात का? यही कि अगर मजबूत किरदार के मर्द का तस्वर जहन में उभरे तो आपको देख लिया जाए। अगर औरत अपने जहन में कोई आइडियल सोचे जो कोई भी खूबी वो अपने आइडियल में चाहे आपके अंदर देख ले। अरे अरे देखो, मैं खुशी से फूल कर फट जाऊंगा, मैंने हंसते हुए कहा। कहने दें, आप ड्राइवर की हैसियत से मेरे सामने आए थे, बता चुकी हूँ। इसलिए मैं आपसे जलने लगी थी कि मुझे आपकी मस्कीनियत पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि आप वही हों जो आपकी शख्सियत है। मैं झंझलाती थी इस बात पर कि आखिर आप खुद को क्यों नहीं पहचानते, वो क्यों नहीं बनते जो आपको होना चाहिए। फिर हम सफ़र पर चल पड़े और वहाँ आपकी शख्सियत के दूसरे अंदाज सामने आए और सरफराज साहब, एक बड़े इंसान की हैसियत उस छोटी सी शख्सियत की गुस्ताखी माफ़ कर दें, मैं आपको चाहने लगी। मैंने अपने आप को अपना बनाने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। मैं ज़रूर सरकश लड़की थी। मैं किसी चीज़ को हसूल को नामुमकिन नहीं समझती थी और मुझे उसकी वजह से सज़ा मिली। लेकिन मैं संभल गई हूँ सरफराज साहब, अब मैं संभल गई हूँ। इसकी आवाज़ रुंध गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौसर प्लीज़, इन आंसू पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन आखिरी बार बराह करम इन्हें निकल जाने दें। मैं इनकी वजह जानना चाहता हूँ। ये आपकी चाहत की नदामत है। चाहत पर नादम नहीं होना चाहिए कौसर, ये बुरी चीज़ तो नहीं, लेकिन किसी के हसूल की नाकामी पर अपनी हमाकत का एहसास तो होना ही चाहिए। मशवरे कबूल करती हो? जी।
مشورے قبول کرتی ہو؟ میں نے پھر اسی انداز میں کہا۔ پہلے نہیں کرتی تھی، اب کروں گی، کوثر نے گردن جھکائے کہا۔ چاہت پر شرمندہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جی بس اس کے رنگ بدل دو۔ جی، اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں کوثر سنو، تم بے حد خوبصورت ہو، میرے لیے اس قدر محترم کہ وہ راز تمہیں سونپ رہا ہوں جو میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نہیں سمجھی، اگر محبت کرنے کی بات ہوتی تو تمہاری خوبصورتی ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی نوجوان اپنے ذہن میں تمہارے صاحب کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری شخصیت بے حد دلکش ہے۔ لیکن کوثر، کسی حد تک تم میرے مشن سے واقف ہو چکی ہو۔ میری زندگی کا محور دوسرا ہے۔ میری ایک بات مان لو، صرف ایک بات۔ جی فرمائیے۔ مجھے اپنا بھائی سمجھ لو، مجھے ایک مجبور انسان سمجھ لو۔ کوثر کی گردن بدستور جھکی رہی، پھر اس نے اسی انداز میں لرزتی آواز میں کہا، اگر میں دل سے آپ کو یہی سمجھنے لگوں تو؟ خدا کی قسم کوثر نہیں، میری نیت پر شک تو نہ کرتے رہیں گے؟ خدا کی قسم نہیں۔ تو پھر میں نے آپ کے بارے میں اپنا نظریہ بدل دیا ہے۔ میں آپ کو سرفراز بھائی نہیں کہوں گی، صرف سرفراز کہوں گی، اور آپ مجھے صرف کوثر۔ لیکن نگاہ کا زاویہ بدل دیا جائے گا۔ بدل گیا؟ کہو ہاں بدل گیا۔ تب پھر اتنی دور کیوں ہوں؟ میں نے کوثر کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا، اور کوثر بھی شاید زندگی میں پہلی بار میرے لیے اس قدر مخلص ہو گئی تھی۔ اس نے میری پیشانی، میری آنکھوں پر بوسوں کی بارش کر دی۔ تم عظیم ہو سرفراز، خدا کی قسم تم انوکھا دل لے کر آئے، تم انوکھے انسان ہو۔ میں نے اتنا اعلیٰ ظرف انسان اس سے قبل نہیں دیکھا۔ بس اب جو کچھ بھی ہوں تمہارا ہوں، میں نے کہا، اور کوثر کھل اٹھی۔ تم نے مجھے بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔